क्या आप इस देश में कहीं पर भी जाकर सेटल हो सकते हो? यस। क्या आपको इस देश में अपनी बात बोलने की आजादी है? यस। क्या आपको अपने लीडर्स चुनने की आजादी है? यस। इन सभी चीजों के लिए आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही वो चीज है जो आपको ये सभी पावर्स देता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन आया कब और कैसे? On the 26th January 1950, India would be a democratic nation. In the sense that India from that day would have a government of the people, by the people, and for the people. आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 72 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। 7 अमेजिंग डेकेड्स ऑफ प्रोग्रेस फॉर आवर कंट्री एज अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और भारत ने एक बहुत लंबा सफर तय कर दुनिया भर में अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज बनाई है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया में रखा ही क्या है। लेट्स सी कि इंडिया आज कहां पर है। आज जीडीपी के टर्म्स में इंडिया वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और परचेसिंग पावर के टर्म्स में इंडिया का जीडीपी रैंक 3rd आता है। हम आज दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है जहां वर्ल्ड के सबसे बड़े इलेक्शंस होते हैं। The world's biggest democratic election. Marathon election. A mammoth undertaking. The world's biggest exercise in democracy. इंडिया में 90 करोड़ वोटर्स है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें बिना किसी रिलीजन, कास्ट या कलर के भेदभाव के अपना वोट डालने का अधिकार देता है। हमारी पॉपुलेशन लगभग 138 करोड़ है और हमारे देश की मीडियन एज सिर्फ 26.8 इयर्स है। मतलब हमारा देश वर्ल्ड के सबसे यंग कंट्रीज में से एक है, जो ना सिर्फ हमें एक बहुत ही पावरफुल वर्कफोर्स बनाता है, पर साथ ही साथ हमें एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस भी बनाता है। इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड सर्विस सेक्टर में हम एक लीडर है और हमारे जीडीपी का लगभग 50% सिर्फ सर्विस सेक्टर से आता है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया में रखा ही क्या है। आज एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया मिल्क, जूट और पल्सेस का वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, राइस, व्हीट, शुगर केन, कॉटन और ग्राउंडनट्स का 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ये इफेक्ट है एक्चुअली 1966 में शुरू हुए ग्रीन रेवोल्यूशन का और 1970 में शुरू हुए व्हाइट रेवोल्यूशन का, जिसे इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम को बूस्ट करने के लिए लाया गया था। 1967 में पंडित रविशंकर ने भारत को अपना पहला ग्रैमी अवार्ड दिलाया। 1969 में इसरो हमारी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप हुआ और हमारे सारे बैंक्स भी इसी साल में नेशनलाइज हुए। 1974 में इंडिया ने पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट कंप्लीट करके एक न्यूक्लियर पावर का दर्जा हासिल किया। 1975 में हमने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया। 1984 में हमने पहली बार वर्ल्ड कप भी जीता था। 1991 में इंडिया की इकोनॉमी को लिबरलाइज किया गया और हमारे देश के मार्केट्स को ओपन करने की वजह से एक बहुत ही फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ की शुरुआत हुई। 1998 से 2008 तक तो इंडिया के आईटी सेक्टर ने बहुत ज्यादा ग्रोथ देखी, जिसका इंपैक्ट आज के जीडीपी फिगर्स में भी दिखाई देता है। 2005 में हमने यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील भी साइन की थी। 2007 में प्रतिभाताई पाटिल इंडिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी। 2008 में चंद्रयान 1 इंडिया का पहला सक्सेसफुल अनमैन्ड मून मिशन बना। इसी साल में अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक्स में हमें गोल्ड भी जिताया था। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया ने 100 से भी ज्यादा मेडल्स जीते थे और इसी साल में हमें राइट टू एजुकेशन भी मिला था। 2014 में मंगलयान का लॉन्च हुआ और पहले ही अटेम्प्ट में मार्स ऑर्बिट में उसका इंसर्शन सक्सेसफुल हुआ। 2016 में 500 और 1000 की नोटबंदी हुई और डिजिटाइजेशन का एक नया दौर शुरू हुआ। रिसेंटली एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शंस हर साल लगभग 55% से बढ़ते जा रहे हैं। 2017 में इसरो ने एक ही रॉकेट में 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करके स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारे पावर की दुनिया को एक झलक दिखाई। इसी साल में जीएसटी का भी इंप्लीमेंटेशन हुआ था। 2018 में हमें पहली बार देश के सारे विलेजेस में इलेक्ट्रिफिकेशन मिला और यूनाइटेड नेशंस ने मोदी जी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से भी नवाजा था। 2019 में नरेंद्र मोदी 2nd टाइम प्राइम मिनिस्टर बने और भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की ओर कदम बढ़ाने लगे। ये साल भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट साल था, क्योंकि आर्टिकल 370 और 35A को स्क्रैप किया गया था, जो जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट स्टेटस देता था। फाइनली 2020 आया, जो हम सभी के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग साल था।
इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी नेशन वाइड कंप्लीट लॉकडाउन करके हमने कोरोना वायरस जैसे पैंडेमिक को मिलकर कंट्रोल किया और आज वैक्सीन डेवलपमेंट में भी हमारा देश इतना आगे है। इट इज 2021 ऑलरेडी और हमारा देश बहुत ही फास्ट इकोनॉमिक रिकवरी की ओर बढ़ रहा है। हमने देखा है कि हमारी इकोनॉमी एक वी शेप रिकवरी के स्टेज में है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग कहेंगे कि इंडिया में रखा ही क्या है। इतने सारे अचीवमेंट्स हम इसलिए कर पाए क्योंकि हमारा देश आज भी इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है। हमें गर्व है ऐसे नेताओं पर जो धर्म और जात पात से ऊपर उठकर संविधान को ही अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। भाइयों बहनों, सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ होता है। सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ होता है और वो धर्म ग्रंथ है भारत का संविधान। हमें गर्व होना चाहिए हमारे देश पर जो हमें कुछ भी बोलने की, कहीं पे भी रहने की और कुछ भी काम करने की आजादी देता है। वरना हमारे पड़ोस में ही कुछ ऐसे भी देश है जहां आप सरकार के अगेंस्ट एक शब्द भी बोल दोगे तो शायद आप गायब हो जाओगे, भले ही आप एक बिलियनर क्यों ना हो। ये संविधान ही है जो हमें फ्रीडम और इक्वालिटी के राइट्स देता है और ये संविधान ही है जो हमें हमारे ड्यूटीज भी बताता है। फाइनली अब एक नया टाइम शुरू हो चुका है और इसके अंदर ग्रोथ के अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिलने वाले हैं। अगले 10 साल इंडिया के ही होने वाले हैं, इसीलिए अगर कोई पूछ ले तो कह देना कि इंडिया में बहुत कुछ रखा है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना इतना भी आसान नहीं था। कई बार कई दिनों के डिस्कशन के बाद एक क्लॉज ऐड होता था। वी शुड बी रियली थैंकफुल कि हमारे पास ऐसे विजनरी लीडर्स थे जिन्होंने इतने साल पहले भी इतने आगे की सोच कर हमारा संविधान बनाया। कुछ यूं बना भारत का अपना संविधान। I salute all the leaders जिन्होंने इंडिया को बनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रिपब्लिक डे।